गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी आपकी बीएससी सेकेंड ईयर में बॉटनी की, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं ट्यूनिका कार्पस थ्योरी। ठीक है, ट्यूनिका कार्पस थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि डायग्राम आपको सामने जो है वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ट्यूनिका कार्पस थ्योरी की पहले भी हम इसमें पढ़ चुके हैं हिस्टोजन थ्योरी को। ठीक है, हिस्टोजन थ्योरी के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि जो सूट एपिकल मेरिस्टेम में क्या होता है, 3 स्तर होते हैं। किसके 3 स्तर होते हैं? उसके पहले स्तर को हमने डर्मेटोजन बोला, दूसरे स्तर को पेरिब्लेम और तीसरे स्तर को बोला था हमने प्लीरूम। ठीक है, इसी की फिर दूसरे वैज्ञानिक जो हुए उन्होंने क्या कौन सी थ्योरी दी? ट्यूनिका कार्पस थ्योरी। ठीक है, क्योंकि वो थ्योरी हेस्टिंग नामक वैज्ञानिक ने दी थी, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? हिस्टोजन थ्योरी। ठीक है, ये क्या है? दूसरे वैज्ञानिक ने दी, इसी की थ्योरी दी एपिकल मेरिस्टेम के ऊपर, और उनका नाम जो है वो ट्यूनिका कार्पस थ्योरी, उन्होंने उस सिद्धांत का नाम रखा। इनके इस थ्योरी के अनुसार या इस सिद्धांत के अनुसार स्तंभ सीड्स मतलब शूट एपेक्स की वृद्धि को स्पष्ट किया जा सकता है। जो शूट है वो किस तरह से वृद्धि करता है, किस तरह से ग्रोथ करता है, उसको इन्होंने बताया। देखो, जैसे प्लांट जो भी कोई भी प्लांट हो वो 2 तरह से वृद्धि करता है, एक तो शूट सिस्टम में और एक रूट सिस्टम में। ठीक है, एक धरती के गुरुत्वाकर्षण की दिशा में और एक धरती के गुरुत्वाकर्षण की दिशा के विपरीत। जो धरती के गुरुत्वाकर्षण की दिशा में वृद्धि करता है, ग्रोथ करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रूट सिस्टम बोलते हैं। और जो धरती की गुरुत्वाकर्षण की दिशा की विपरीत वृद्धि करता है उसको हम क्या बोलते हैं? शूट सिस्टम। ठीक है, तो जो शूट है वो किस प्रकार से वृद्धि करती है, ग्रोथ करती है, इसी की थ्योरीज ये दी गई हैं। जैसा कि फर्स्ट थ्योरी थी आपकी हिस्टोजन थ्योरी, अब दूसरी थ्योरी है आपकी ट्यूनिका कार्पस थ्योरी। उन्होंने बताया स्तंभ सीड्स मतलब शूट एपेक्स की वृद्धि को स्पष्ट किया, किस प्रकार से वो वृद्धि करती है। सन 1924 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक श्मिट ने अग्रस्त वर्धी प्रदेशों एपिकल ग्रोइंग रीजन, ठीक है, के ट्यूनिका कार्पस की विचारधारा प्रस्तुत की थी। उन्होंने सन कितने में? 1924 में जो अग्रस्त भाग होता है एपिकल का, उसके बारे में क्या ग्रोथ होती है, कैसे वृद्धि होती है, उसके बारे में ये सिद्धांत जो है, विचारधारा जो है प्रस्तुत की थी, जिसका समर्थन फॉस्टर ने किया था। इनका समर्थन किसने किया? फॉस्टर नामक वैज्ञानिक ने। किसका समर्थन किया? ट्यूनिका कार्पस थ्योरी का। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार स्तंभ के अग्रस्त भाग में ऊतकों के निम्नलिखित क्षेत्र पाए जाते हैं। जो स्तंभ रहता है आपका, उसके अग्रभाग में, ऊपर के जो भाग रहता है, अग्रभाग रहता है, आगे का जो भाग रहता है, उसमें 2 चीजें पाई जाती हैं। फर्स्ट जो है वो ट्यूनिका और सेकंड जो है कार्पस। क्योंकि 2 चीजें पाई जाती हैं इसलिए इसका नाम क्या रखा गया उन्होंने? ट्यूनिका कार्पस थ्योरी। ठीक है, ट्यूनिका क्या होता है? तो सीड्स शूट एपेक्स में ट्यूनिका कोशिकाओं का एक या अधिक स्तरों का क्षेत्र होता है। जो ट्यूनिका होता है वो क्या होता है? एक से अधिक कोशिकाओं का जो स्तर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्यूनिका कहते हैं। इसमें एक कोशिका भी रह सकती है या एक से अधिक कोशिकाओं का भी स्तर। ठीक है, स्तर मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जैसे कि ये लेयर दिखाई दे रही है आपको, इस तरह से फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर कोशिकाओं की लेयर हो सकती है। उसी को हम क्या बोलते हैं? जो भीतरी ऊतकों की रक्षा करता है। एक प्रकार से ये क्या करता है? आवरण का कार्य करता है। जो क्या करता है? अंदर जितने टिश्यूज पाए जाते हैं उनको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ट्यूनिका की कोशिकाएं एंटीक्लाइनल तल में विभाजन करती हैं। जो इनकी कोशिकाएं रहती हैं वो एंटीक्लाइनल तल में, प्लेन में विभाजन करती हैं, जिसके फलस्वरूप स्तंभ सीड्स की पृष्ठीय सतह का विस्तार होता है। क्योंकि ये विभाजन करती हैं तो ऑब्वियसली जहाँ पे ये विभाजन कर रही हैं तो उस पृष्ठ का या उस सतह का क्या होगा? बढ़ेगा वो। ठीक है, प्रसार होता है या विस्तार होता है। ट्यूनिका की कोशिकाएं आकार में छोटी होती हैं, अतः इन्हें कॉर्पस की कोशिकाओं से पहचाना जा सकता है। क्योंकि इनकी कोशिकाएं आकार में छोटी होती हैं और कॉर्पस की कोशिकाएं क्या होती हैं?
हैं बड़ी होती हैं, इसलिए उनको आसानी से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, देख के तुरंत बता सकते हैं। बहुस्तरीय ट्यूनिका में सबसे बाहर वाली स्तर एपिडर्मिस का निर्माण करता है। जो ट्यूनिका की कोशिकाएं रहती हैं, मैंने बताया कई स्तरों में विभाजित रहती हैं, तो जो पहला स्तर रहता है उसको उन्होंने किसका नाम दिया, एपिडर्मिस का नाम दिया, तथा भीतरी वाली कोशिका अनेक बार विभाजित होकर लीफ, प्राइमोर्डिया तथा कॉर्टेक्स के ऊतकों का निर्माण करती हैं। जो भीतरी कोशिकाएं रहती हैं, सबसे बाहर जो कोशिकाएं पाई जाएंगी वो किसका निर्माण करेंगी, एपिडर्मिस का। और ये कोशिकाएं क्या करती हैं, जो आंतरिक टिश्यू रहते हैं, आंतरिक ऊतक रहते हैं, उनसे क्या करती हैं, उसको प्रोटेक्ट करती हैं बाहरी आवरण से। तो जो सबसे बाहरी कोशिकाएं पाई जाएंगी वो एपिडर्मिस का निर्माण करेंगी। उसके बाद अंदर जो कोशिकाएं पाई जाएंगी वो किसका निर्माण करेंगी, कॉर्टेक्स तथा लीफ प्रीमोर्डिया का निर्माण करती हैं। दूसरा आपका है कार्पस। दो चीजें इसमें पाई जा रही थी, दो पाए जा रहे थे इसके भाग, एक तो ट्यूनिका, दूसरा कार्पस। ट्यूनिका के बारे में हमने पढ़ा, अब हमें पढ़ना है कार्पस के बारे में। तो कार्पस क्या होता है, किस प्रकार से ये पाया जाता है सूट एपेक्स में। तो स्तंभ शीर्ष का यह भाग बड़ी कोशिकाओं का बना होता है, जैसे कि ट्यूनिका क्या था, छोटी कोशिकाओं का बना होता था, और ये क्या है, बड़ी कोशिकाओं का बना होता है, जो ट्यूनिका के आवरण द्वारा घिरा रहता है। जैसे कि मैंने बताया था कि ट्यूनिका क्या करती है, कार्पस के सेल्स को, कार्पस के ऊतकों को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो ये कार्पस की जो कोशिकाएं होती हैं वो ट्यूनिका की कोशिकाओं से बड़ी होती हैं, तथा ये ट्यूनिका की कोशिकाओं के नीचे पाई जाती हैं, अंदर की तरफ पाई जाती है, आवरण द्वारा घिरा रहता है। ट्यूनिका के आवरण के द्वारा कौन घिरा रहता है, कार्पस, ठीक है। इसके केंद्र में सेंट्रल कोर स्थित होता है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पतली सी लाइन जो दिखाई दे रही है, बुक में भी आपको दिखाई दे रही है, वो सेंट्रल कोर है, ठीक है। इसके केंद्र में सेंट्रल कोर स्थित होता है। कार्पस की कोशिकाएं अनियमित रूप से सभी तलों में विभाजन करती हैं। देखिए, जो कार्पस की कोशिकाएं हैं वो अनियमित रूप से विभाजन कर रही हैं, कोई उनका सिस्टम नहीं है। जैसा कि आपको ट्यूनिका में 3 स्पष्ट लेयर उन्होंने दिए हैं आपको, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर एंड थर्ड लेयर, जबकि इसमें देखो कोई सा भी विभाजन, कोई स्पष्ट लेयर हमें दिखाई नहीं दे रही है, जबकि ट्यूनिका में देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्पष्ट दिखाई दे रही है। ये अनियमित रूप से विभाजन करती है किसी भी तरफ, ठीक है, यहाँ भी कर रही है, यहाँ भी कर रही है, यहाँ भी कर रही है, कोई स्पष्ट लेयर इनमें नहीं पाई जाती है, ठीक है। जिसके फलस्वरूप यह है अनियमित रूप से कोशिकाओं में पुंज का निर्माण करती हैं, जिनसे एपिडर्मिस के अतिरिक्त अन्य सभी ऊतक जैसे कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, वास्कुलर बंडल तथा पिथ बनते हैं। क्योंकि अनियमित रूप से विभाजन करती हैं, अनियमित रूप से वृद्धि करती हैं, इसलिए इनमें कौन कौन सी कोशिकाएं, किसके अतिरिक्त, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्योंकि ट्यूनिका में पाई जा रही थी, तो इनमें एपिडर्मिस को छोड़कर सभी जो सेल्स हैं वो बनती हैं, जैसे वास्कुलर बंडल, पेरिसाइकिल, पिथ का निर्माण इसी जो है, इसी एरिया में या इसी भाग में होता है, किसमें, कार्पस में। तो दोनों चीज़ें आपको समझ में आई। देखिए, जो ट्यूनिका कार्पस थ्योरी है वो किसने दी, प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्मिथ ने, और इनका क्या किया, समर्थन किसने किया, फॉस्टर ने, ठीक है। इन्होंने, स्मिथ ने अपनी थ्योरी को, सूट एपेक्स को 2 भागों में बांटा, एक तो ट्यूनिका, दूसरा कार्पस। उन्होंने कहा ट्यूनिका जो रहती है छोटी कोशिकाओं का स्तर रहता है, और इसमें स्पष्ट 3 स्तर पाए जाते हैं। फर्स्ट स्तर को हम फर्स्ट ट्यूनिका लेयर कहते हैं, सेकंड को सेकंड ट्यूनिका लेयर, थर्ड को थर्ड ट्यूनिका लेयर। फर्स्ट जो ट्यूनिका लेयर होती है वो क्या करती है, एपिडर्मिस का निर्माण करती है, जो अंदर के कार्पस की ऊतकों को क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रदान करती है। दूसरा उन्होंने बताया कि जो कार्पस रहता है वो ट्यूनिका के क्षेत्र के अंदर की तरफ पाया जाता है, और ट्यूनिका जो रहती है उसको बाहरी आघातों से रक्षा करती है। कार्पस की जो कोशिकाएं रहती हैं, कार्पस की जो सेल्स रहती हैं वो आकार में बड़ी होती है, ठीक है। दूसरा, ये अनियमित रूप से वृद्धि करती हैं, इसलिए इनकी अनियमित रूप से वृद्धि करने के कारण इनमें एपिडर्मिस को छोड़कर, ठीक है, एपिडर्मिस को छोड़कर बाकी पिथ का, कॉर्टेक्स का और आपका वास्कुलर बंडल का, पेरिसाइकिल का क्या होता है, निर्माण
होता है। ठीक है, समझ में आया? तो ये थी आपकी ट्यूनिका कार्पस थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट जो थ्योरी है इसी में सूट एपिकल मेरिस्टेम की फोर्थ थ्योरी है आपकी हिस्टोजेनिक लेयर थ्योरी, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में जो है उसको पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।